परेशान ना हो मुझसे, क्लास के बाद डिस्कस कर दूंगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है मेनको एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी $4 million ऑन 1 जून 2011 एंड एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ 4 लाख इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। हमने 4 मिलियन की एक प्रॉपर्टी एक्वायर की है 1 जून 11 पे, 4 लाख रुपए का एनुअल डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ 31 मई 2013, इनका ईयर एंड 31 मई 2013 है, when accumulated depreciation was 8 lakh, a further amount relating to impairment loss of 3.5 lakh was recognized, which resulted in the property being valued at its estimated value in use। देखो क्या कह रहा है, हमने 1 जनवरी 11 पे 4 मिलियन की प्रॉपर्टी एक्वायर की, 4 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आता है, यानी कि 10 साल की लाइफ होगी। 2 साल गुजरने के बाद 31 मई 2013 तक 8 लाख रुपए 2 साल डेप्रिशिएट हो चुकी है। फिर आपने 31 मई 2013 पे 3.5 लाख का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया और अपने एसेट को अपनी वैल्यू न्यूज पे लेकर आ गया, यानी कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट कम होगी। On 1st October 2013, as a consequence of proposed move to new premises, the property was classified as held for sale. At the time of classification as held for sale, the fair value less cost to sell was 2.4 million। यानी कि IFRS 5 में लाने वक्त तक आप उसको डेप्रिशिएट करोगे, फिर देख लोगे कि इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी बन रही है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये है। At the date of published interim financial statements, that is 1st December 2013, the property market had improved and the fair value cost to sell was reassessed as 2.52 million, and at the year end on 31 May 2014 it had even improved further, so that the fair value cost to sell was 3.2 million। the property was sold on 5th June 2014 for 3 million। देखें आपका ईयर एंड जो है ना यहाँ पे 1 जून से 31 मई है, आपने प्रॉपर्टी को IFRS 5 में लेकर आए 1 अक्टूबर 2013 पे, आपके हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे 1 दिसंबर 2013 पे, आपके फुल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे 31 मई 2013 पे। इन दोनों डेट्स पे इन्होंने आपको इन्होंने आपको डिफरेंट फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल बताई है, और फिर इन्होंने ये भी बताया कि 5 जून को हमने एसेट बेच दिया। डिस्कस हाउ द अबव आइटम शुड बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2014। तो जरा सॉल्व करते हैं सवाल को खुद से। चलिए सर मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस सवाल को। हमारे पास IFRS 5 के हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 6 मीनो लिमिटेड के नाम से। अब देखें, अगर हम इस सवाल में पूरी मूवमेंट बनाए 1 जून 11 से लेकर 31 मई 2014 तक की, सबसे पहले आपने 1 जून 2011 पे एसेट एक्वायर करा 4 मिलियन का, तो हमारे पास 1 जून 2011 पे एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैपिटलाइज्ड हुआ एट अ कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन, सही है। फिर इन्होंने 8 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करा 31 मई 2012, 31 मई 2013, 2 सालों में। तो 2012 का डेप्रिसिएशन दैट इज 4 लाख, 2013 का डेप्रिसिएशन दैट इज 4 लाख। सही, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद 31 मई 2013 तक हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट आ गई 3.2 मिलियन। फिर इन्होंने कहा कि हमने इस वक्त इस एसेट के ऊपर 3.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करा। अगर आप अपने सवाल में थर्ड लाइन पे देखें, फर्दर अमाउंट रिलेटिंग टू इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 3.5 लाख वाज रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि इस दिन आपने अपने एसेट के ऊपर इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की 3.5 लाख रुपए की। तो अब आपका एसेट आ गया होगा 31 मई 2013 पे 2850,000। अब देखिए, अगर आप वैसे देखें कि इस एसेट की कॉस्ट है 4 मिलियन और 1 साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रहा है 4 लाख, तो यानी कि इसकी लाइफ कितनी है 10 साल, और अगर 2 साल डेप्रिशिएट हो गया तो 31 मई 2013 पे इसकी लाइफ कितनी है
सर 8 साल, ऐसा ही है। फिर उन्होंने सवाल में आगे बताया कि 1 अक्टूबर 2013 पे आपने इसको डिक्लासिफाई किया IFRS 5 में। तो पहले मुझे 1 जून 13 से लेकर 1 अक्टूबर 13 तक का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीनों का डेप्रिसिएशन। सर वो कितना बनेगा? 2850,000 डिवाइडेड बाय 8 साल की लाइफ मल्टीप्लाई बाय 4 महीनों का डेप्रिसिएशन, 118,750। 118,750 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद 1 अक्टूबर 2013 पे इस एसेट की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 2731,250। अब इन्होंने सवाल में आगे डाटा क्या दिया है कि on 1 October 2013, as a consequence of proposed move to new premises, the property was classified as held for sale. At the time of reclassification as held for sale, the fair value less cost to sell was 2.4 million. इस वक्त इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी बताई इन्होंने? 2.4 मिलियन। अब इन्होंने इस वक्त IAS 36 की इम्पेयरमेंट के लिए कोई रिकवरेबल अमाउंट वगैरह नहीं बताई है, तो मैं इसी वैल्यू पे इसको IFRS 5 में लेकर आ जाता हूँ। या नेक्स्ट पेज पे इसकी वर्किंग करता है। सर हमारे पास 1 अक्टूबर 2013 पे नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल की कैरिंग अमाउंट बन जाती है 2731,250। इस डेट पे इस एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? सर इस डेट पे इस एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है हमारे पास 2.4 मिलियन। मुझे अपने इस एसेट को कैरी करना है इन दोनों के लोअर पे एज पर द रूल्स ऑफ IFRS 5। लेकिन हम ये वाला काम कर सकते हैं कि हम पहले ही 1 अक्टूबर 2013 पे इस एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट कैलकुलेट करके रख लेना, ताकि मैं आने वाले वक्तों में खुद ही पता हो कि इम्पेयरमेंट कितना आना चाहिए, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कितना आना चाहिए। मुझे पता है अगर 4 मिलियन का एसेट है और 1 अक्टूबर 2013 पे ये रिक्लासिफाई हो रहा है, तो 1 अक्टूबर 2013 तक इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी बनेगी? सर 4 मिलियन का एसेट है, ओरिजिनल इसकी लाइफ कितनी थी? 10 साल, और 1 अक्टूबर 2013 तक इसकी लाइफ कितनी गुजर चुकी है? सर इसकी लाइफ गुजर चुकी है 2 साल, 2012 का पूरा महीना, 2013 का पूरा साल, और 2013 के बाद हमने इसको 4 महीने डेप्रिशिएट किया था, यानी कि 2 साल 4 महीने ये डेप्रिशिएट हो चुका है। तो या तो मैं यूं कर लूं कि अगर पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रही है तो हम अपने पास पहले लेट्स से अगर 4 साल की डेप्रिसिएशन वर्कआउट करें, तो सर 4 साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? ये हमारे पास पर ईयर डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट करा था ना, इसको मैं कर देता हूँ पर मंथ। तो 120 महीने मल्टीप्लाई बाय 28 महीने, ये 4 साल की मैंने 2 साल 4 महीनों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। 4 मिलियन के एसेट को डिवाइड बाय 120 करा, तो पर मंथ डेप्रिसिएशन, और अभी तक 28 महीने गुजर चुके हैं, ये कितना आ रहा है? $933,333। और अगर एसेट इतना डेप्रिशिएट हो चुका होता तो हमारे पास इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी आती? 3,066,667। अब मैंने इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कैलकुलेट करके रख दी है। मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट कैलकुलेट करके क्यों रखी है सर? मैं हर पॉइंट इन टाइम में सिर्फ ये देख लूं कि इसकी लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और फेयर कॉस्ट कितनी है, उस हिसाब से हम इस एसेट को मेजर कर लें। तो अगर मैं इस बात को हटा दूं फिलहाल, सर 1 अक्टूबर 13 पे हिस्टोरिकल कॉस्ट इज 3,066,667 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? सर 1 अक्टूबर 2013 पे इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 2.4 मिलियन, यानी कि मुझे एसेट को इन दोनों के लोअर पे 2.4 मिलियन पे रखना है। इसी तरह फिर हमारे इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं 1 दिसंबर 2013 पे। अगेन इस दिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी आएगी सर? 3,066,667 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? सर हमारे पास ये है
2520,000, तो मुझे इन दोनों के लोअर पे रखना है अगर, तो इसका मतलब है 2520,000। फिर इसी तरह हमारा जब अगला ईयर एंड आया 31 मई 2014, सर इस वक्त भी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है 30,66,667, और इस वक्त फेवरलेस कॉस्ट सेल कितनी है सर, वो है हमारे पास 3.2 मिलियन। सबको पता है ना मैं सवाल में नंबर्स कहां से उठा रहा हूं सर। अब इन दोनों के एसेट का लोअर आ जाएगा 30,66,667। अब अगर मैं पूरी मूवमेंट बनाऊं, देखिए 1 अक्टूबर 2013 पे आपने एसेट रिकॉर्ड किया 2731,250 पे, आपको एसेट को लेकर आना है इन दोनों के लोअर यानी कि 2.4 मिलियन पे। तो 1 अक्टूबर 2013 पे इस एसेट को अगर हम 2400,000 पे लेकर आते हैं तो हमारे पास इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होगा पीएनएल में कितना 331,250 का। फिर इसी तरह 1 दिसंबर 13 पे आपने एसेट को कैरी करना है 2520,000, ये नंबर्स मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखे। तो अब हमारे पास रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट आ रही है सर, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कितनी 1,20,000। फिर इसी तरह हमने 31 मई 2013 पे इस एसेट को कैरी करना है 3,06,667। अब हमारे पास रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कितना आ रहा है 1 दिसंबर 13 से 31 मई 2014 तक 54,667। सर इतने इम्पेयरमेंट हमने, सर ये कुछ ज्यादा ही रिवर्स नहीं कर दिया आपने। जी सर, तो ये तो हमने जो एक रूल बनाया था कि हमने एसेट को कैरी करना है लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और फेवरलेस कॉस्ट टू सेल, तो हमारे पास इम्पेयरमेंट भी सही कैलकुलेट होनी चाहिए और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट भी सही कैलकुलेट होनी चाहिए। लेकिन ये कुछ एबनॉर्मल नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं, ये 5,86,46,000 की रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कैसे पॉसिबल है, तो चेक कर लेते हैं कि ये सही हो भी रहा है या नहीं। यहाँ देखें सर, जब तक आप IFRS 5 में नहीं आए थे तो आपने इम्पेयरमेंट कितनी रिकॉर्ड की थी सर, IFRS 5 में आने से पहले आपने 3.5 लाख की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की थी, तो 3.5 लाख रुपए की इम्पेयरमेंट तो वो है जो IFRS 5 में आने से पहले की है। फिर इसके बाद IFRS 5 में आने के बाद आपने कितनी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की है सर 3,31,250, तो 3,31,250 यानी कि टोटल इस एसेट पे कितनी इम्पेयरमेंट रिकॉर्डेड है, इन दोनों का टोटल कर लें 681,253। अच्छा, ये जो इम्पेयरमेंट रिकॉर्डेड है क्या कुछ डेप्रिसिएशन में हमें सेविंग हो चुकी है पिछले सालों में सर? अगर आप गौर करें तो शुरू के 2 सालों में जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ रहा था वो 4 लाख रुपए आ रहा था। अगर 1 साल का डेप्रिसिएशन 4 लाख रुपए तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? अगर 1 साल का डेप्रिसिएशन 4 लाख है तो 4 महीनों का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए सर? 4 महीनों का डेप्रिसिएशन होना चाहिए 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/12, तो ये बनता है 33,300, सॉरी 133,333, ऐसा ही है। और इम्पेयरमेंट के बाद आपने डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड किया था सर? आपने रिकॉर्ड किया था 1,18,750, तो हमें डेप्रिसिएशन में सेविंग कितनी हुई है सर? 1,33,350 का डेप्रिसिएशन 4 महीनों का नॉर्मल बनता है और हमने रिकॉर्ड किया था 1,18,750, तो हमें सेविंग हुई है 14,583। तो हमारे पास अनडेप्रिशिएटेड इम्पेयरमेंट कितनी है 666,670, यानी कि मैक्सिमम जो इम्पेयरमेंट रिवर्स होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी
सर मैक्सिमम इम्पेयरमेंट रिवर्स होनी चाहिए थी 666,670 और आप अगर चेक करें तो क्या हमारा रिवर्सल का नंबर भी यही बन रहा है। हमने जो टोटल रिवर्सल की है 1,20,000 ये और 546,667 ये ज्यादा बन रही है। वो 6 रुपए आगे पीछे हो रहा है ना, वो तो हमने राउंड ऑफ कर दिया ना यहाँ पे। सही है, तो मैं किसी भी रूल को फॉलो करूं जो मेरे लिए कन्वीनियंट है मैं उसको फॉलो कर सकता हूं। मैंने एक सिंपल रूल क्या बनाया है कि आप एसेट को सिंपली कैरी करें लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ डिक्लासिफिकेशन और फेवरेबल कॉस्ट टू सेल। और हम IFRS 5 की रोशनी में देखें तो वही कहता है कि आपने एसेट को कैरी करना है लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ फेवरेबल लेस कॉस्ट टू सेल प्लस अगर फेवरेबल कॉस्ट टू सेल बढ़ जाती है तो इम्पेयरमेंट की रिवर्सल पॉसिबल है। वो इम्पेयरमेंट जो IFRS 5 में रिकॉर्ड की, वो इम्पेयरमेंट जो IFRS 5 में आने से पहले आई स्टडी 6 में रिकॉर्ड की है। क्या ये बातें समझ आ रही है हमें? कॉपी कर लें सर इसे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।